भाई और आगे चलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। सी, सबसे पहले तो याद करो, नाइन्थ में भी आपने थोड़ी बहुत शायद डेफिनेशन देखी होगी इम्पल्स की, इम्पल्स के बारे में सुना होगा, कुछ शायद इस तरह से सुना होगा कि कोई लार्ज फोर्स है, वो सडनली लगता है तो वो कुछ इम्पल्स लगा देता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कुछ कुछ उसी इम्पल्स की हम बात करने वाले हैं। ऑल्दो इम्पल्स की जो मैं डेफिनेशन वगैरह देने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से देखना, बिकॉज इम्पल्स इज अ वेरी सिंपल थिंग। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि नाइन्थ के अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं, जैसे यही जो मैं भी बोल रहा था कि लार्ज फोर्स सडनली लगेगा तभी उसकी इम्पल्स होती है, कुछ गड़बड़ियां इस तरह की रह जाती हैं डेफिनेशन में। या कभी कभी 11th में भी अगर आपने कुछ लोकल गाइड्स वगैरह से देख लिया है तो वहां पे भी वो कुछ डेफिनेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देते हैं इम्पल्स की। तो वो सारी गड़बड़ियां पहले अपने को सही सेट करनी है, बिकॉज ये गड़बड़ियों की वजह से इम्पल्स आगे चल के कई बार बच्चों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, टेक माई वर्ड फॉर इट, इम्पल्स एक बड़ी सिंपल सीधी सी चीज होती है जिसको अगर सही तरीके से प्रॉपरली देखा जाए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल चीज है और काफी हद तक अभी देखना वर्क की तरह है। जैसे हमने देखा था कि अगर मान लो सपोज कोई फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल के ऊपर, इस तरीके से हमने देखा था कि अगर इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं कि वर्क है। इतना वर्क किया है फोर्स ने पार्टिकल के ऊपर, और जितना आप पार्टिकल के ऊपर वर्क करोगे उतनी उसको एनर्जी दोगे। तो हमने देखा था कि ये अल्टीमेटली रिलेटेड होता था काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी से। उसी तरीके से अगर जो फोर्स आप लगा रहे हो उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ आप उसका प्रोडक्ट मत लो, उसका अगर आप मान लो टाइम के साथ प्रोडक्ट लो। जो आपने फोर्स लगाया था किसी गाड़ी को, मान लो आप पुश कर रहे थे और मान लो उसे हाफ एन आवर तक आप पुश करते रहते हो, तो आप अपना फोर्स लो और हाफ एन आवर का टाइम लो, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो। ये जो प्रोडक्ट होता है अभी हम देखेंगे रफली स्पीकिंग, मैं प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर आऊंगा, लेकिन रफली स्पीकिंग इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। ध्यान रखना कि चीज सिमिलर है लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। जैसे यहां पे ये डॉट प्रोडक्ट होता था बीच में, बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स थे तो बीच में डॉट प्रोडक्ट लेना होता था और उससे जो आंसर आता था ये स्केलर होता था। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी और स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट तो सिंपल प्रोडक्ट ही होता है। देयर इज नथिंग लाइक डॉट प्रोडक्ट हियर। और स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट लेके लास्ट में जो चीज आती है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो बट एनीवे चलो इन कॉम्प्लिकेशंस में अभी अपन जाएंगे आगे चल के। अभी सिंपल बात यह है कि जैसे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोडक्ट लेते थे और उसको अपन वर्क बोलते थे, वैसे ही अगर फोर्स अप्लाइड का टाइम टेकन के साथ प्रोडक्ट लेते हो तो उसको हम सिंपली स्पीकिंग इम्पल्स बोलते हैं। और थोड़ी देर में अभी हम आगे चल के देखेंगे कि जैसे वर्क करने का मतलब एनर्जी देना होता था, वैसे ही इंपल्स देने का मतलब लीनियर मोमेंटम देना होगा। ये अभी हम आगे चल के प्रूव करने वाले हैं। लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना बहुत जरूरी है। जब आप डेफिनेशन देख रहे हो तो पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज क्या यूज होगा इसका आगे चल के। इसलिए मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे आपको जाके बता रहा हूं कि किसी भी चीज को इंपल्स देने का मतलब होता है कि हम उसे लीनियर मोमेंटम दे रहे हैं, उसका लीनियर मोमेंटम उससे चेंज हो जाता है, ये बात है। तो देयरफॉर आप ध्यान से देखो, इंपल्स बड़ी सिंपल सी चीज है। जो चीज हम वर्क के लिए करते थे वही चीज हम यहां पे भी करने वाले हैं। यहां तो और भी आसान होगा, यहां आपको डॉट प्रोडक्ट लेने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल फोर्स अप्लाइड इनटू टाइम टेकन कर दो तो जो ये प्रोडक्ट आता है इसको हम इंपल्स बोलते हैं, इंपल्स ऑफ अ फोर्स। और बाकी इसकी डेफिनेशन थोड़ी प्रॉपरली देख लेते हैं। सी, अब ये सब तो खाली मैं आपको समझा रहा था कि होता क्या है, क्या डेफिनेशन क्यों होती है एंड सो ऑन। अब मैं जरा प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर लेके चलता हूं। सी, मान लो मेरे पास है एक पार्टिकल, इसके ऊपर मैंने एक लगाया फोर्स F और ये फोर्स मैंने थोड़े से टाइम dt के लिए लगाया। तो ये dt टाइम के अंदर impulse given by this force to the particle is defined as di is equal to f dt। और टोटल इंपल्स अगर चाहिए तो आप इसका इंटीग्रल ले लो इस तरीके से। ये बीच में जो मैंने डॉट लगाया है ये डॉट प्रोडक्ट का साइन नहीं है, दिस इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन साइन, बिकॉज वेक्टर और स्केलर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे वर्क की मोस्ट जनरल डेफिनेशन होती थी इंटीग्रल एफ डॉट डीएल, वैसे ही इंपल्स की मोस्ट जनरल डेफिनेशन होती है इंपल्स अप्लाइड बाय अ फोर्स या इंपल्स गिवन बाय अ फोर्स टू अ पार्टिकल इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी टी, वेयर एफ इज द फोर्स और उसका इंटीग्रल करके आपको इंपल्स मिल जाती है। ये तो कोर डेफिनेशन होती है। और हाँ, वो अलग बात है कि अगर मान लो सपोज इफ आवर फोर्स इज कांस्टेंट, मान लो कोई ऐसा फोर्स है जो कांस्टेंट है इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आप उसको इंटीग्रल के बाहर ले सकते हो और आप
डेफिनेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो कि ये f इंटू इंटीग्रल डी टी आ जाएगा, और इंटीग्रल डी टी का तो मतलब होता है टाइम टेकन, तो f मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। अब टाइम टेकन को आप सिंपली t से डिनोट कर दो या डेल्टा t से डिनोट कर दो, एक ही बात है। डेल्टा t से मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये स्मॉल टाइम टेकन है, ऐसा कुछ नहीं है। f इंटू डेल्टा t का मतलब है कि मैंने अगर फोर्स लगाया f और ये 10 घंटे तक भी लगता रहा, तो 10 घंटे को सेकेंड्स में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, आपको इंपल्स मिल जाएगी, ये बात है। तो ये डेफिनेशन होती है इंपल्स की। और ये भी ध्यान रखना कि वर्क में तो फिर भी ये जरूरी था कि किसी भी जिस चीज के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता था तो वर्क भी नहीं होता था, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां अगर मान लो सपोज मैं एक चेयर के ऊपर बैठा हूं और बस बैठा हूं 10 घंटे तक, अगर मान लो मैं बैठा रहता हूं तो 10 घंटे तक मैं चेयर के ऊपर अपना बॉडी वेट डाल रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, और 10 घंटे में अगर आप कोई ये पूछता है दैट व्हाट इज द इंपल्स प्रोवाइडेड बाय मी टू द चेयर, तो इट विल बी mg मल्टीप्लाइड बाय 10 घंटे का टाइम। ये कर दो तो इंपल्स की वैल्यू आपको आ जाएगी। सो वन गुड थिंग अबाउट इंपल्स इज दिस कि यहां पे किसी मूवमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। किसी स्टेशनरी चीज के ऊपर भी अगर आप फोर्स लगाते रहोगे तो आप डेफिनेटली उसको इंपल्स दे रहे हो। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वो चीज स्टेशनरी है तो आपके फोर्स को कैंसिल करने के लिए भी कोई ना कोई और बंदा फोर्स लगा रहा होगा, तो वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट इंपल्स दे रहा होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट मूव करने लगता। बट वर्क की तरह यहां पे नहीं है कि अगर मूवमेंट नहीं होगा तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, उस तरह का यहां पे कुछ चक्कर नहीं है। तो ये तो आप देख लो, ये सबसे पहले डेफिनेशन हो जाती है इंपल्स की। छोटा सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हैव अ लुक एट दिस नाइस लिटिल एग्जांपल कि मान लो मेरे पास एक फोर्स है और जानबूझ के मैंने वेरिएबल फोर्स लिया ताकि अगर एटलीस्ट इंटीग्रेशन तो करना पड़े अपने को। तो मान लो सपोज ये फोर्स है, पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, और ये बोल रहे हैं कि 0 से 10 सेकंड के बीच में आपने इसको कितनी इंपल्स दी है। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, आप सही तरीके से स्टार्ट करो। इंपल्स का डेफिनेशन होता है इंटीग्रल एफ डी टी। अब यहाँ वेक्टर साइन लगाने की भी कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये हो जाएगा एफ नॉट इंटू टी स्क्वायर डी टी। इसको बस आप कर लो इंटीग्रेट, तो एफ नॉट इंटू टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और 0 से 10 सेकेंड का इंटरवल है, तो यू कैन इजिली सी दैट 1000 एफ नॉट बाई 3 जो भी यूनिट्स होंगी, दिस विल बी द इंपल्स अप्लाइड बाय इंपल्स गिवन बाय दिस फोर्स टू अवर पर्टिकुलर पार्टिकल। वेरी इजी। और आगे देखते हैं इंपल्स में। जैसे आप देख लो कि अगर इंपल्स की डेफिनेशन है एफ डी टी का इंटीग्रल, तो यू कैन इजीली सी कि हम इसे एरिया अंडर द कर्व से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल फोर्स है मान लो, और एफ वर्सेस टी का मेरे पास ग्राफ है, इस तरीके से मान लो एफ वर्सेस टी का ग्राफ है कुछ। तो यू कैन इजीली सी कि इस ग्राफ के अंडर में जो एरिया आएगा, बड़े आराम से आप प्रूव कर सकते हो कि ये एरिया आपका इंपल्स के बराबर होने वाला है। सी एरिया कितना होता है, अगर मान लो आप एक स्लाइस ले लेते हो इस तरीके से, तो अब यहां पे अगर इस स्लाइस की थिकनेस आपको देखनी है, तो इस स्लाइस की थिकनेस होगी dt, और हाइट जो होगी, ये हाइट होगी y कोऑर्डिनेट में जो क्वांटिटी है वो है f। तो स्लाइस का जो जरा सा एरिया आएगा वो होगा f dt, और टोटल एरिया हो जाता है इसका इंटीग्रल। एंड यू कैन इजीली सी कि जो टोटल एरिया है वो भी अगर इंटीग्रल एफ डी टी है, तो भाई ये एफ डी टी तो और कुछ नहीं है, ये अपना इंपल्स होता है। तो छोटी सी पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखना है इसको कि अगर आपके पास एक एफ टी ग्राफ है, तो एफ टी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व जो होता था, एरिया अंडर द कर्व आपके इंपल्स के बराबर होगा, ये बात है। जैसे एक एग्जाम्पल भी करके देख लो इसके ऊपर, सिंपल सा एग्जाम्पल है, चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको DIY प्रॉब्लम बना के खुद भी सॉल्व कर सकते हो। और बाकी एक बार जरूर, फर्स्ट एग्जांपल है अपना इस टाइप का, तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। सी क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं ये एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है, ये सब आपको दिया इन्होंने। और ये बोल रहे हैं कि इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर्स पर सेकेंड, मास आपको दिया है 6 kg। मतलब एक तरह से इसका जो इनिशियल मोमेंटम था वो 10 इंटू 6 दैट इज 60 SI यूनिट्स इसका इनिशियल मोमेंटम था, ये दिया है। और आपको ये बोला है दैट एट व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो। पार्टिकल रेस्ट पे कब आ जाएगा, यानी कि पार्टिकल का मोमेंटम जीरो कितना हो जाएगा, ये आपको टाइम निकालना है कि ये कब हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं।
एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि अगर आप मान लो सपोज ज्यादा कुछ अभी इम्पल्स के बारे में नई चीज नहीं सोचना चाहते हो, तो आप ये सिंपली कर सकते हो कि ये फोर्स को आप मास से डिवाइड कर दो। फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा एक्सेलरेशन, और ये पुराना मोशन इन वन डायमेंशन काइनेमेटिक्स का ए वर्सेस टी का ग्राफ आ जाएगा। और एटी ग्राफ में अपने को पता है कि एरिया वेरिया निकाल के हम क्या खेल खेलते हैं, तो आप एटी ग्राफ का आइडियाज लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो, वो भी चलेगा। लेकिन थोड़ी सी अगर नई चीज के ऊपर फोकस करना है, इंपल्स की बात करनी है, तो देखो इंपल्स वाले तरीके से भी चीज सेम ही रहेगी। इंपल्स वाले तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें ये पता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वही इंपल्स होता है। अब आप देख लो कि चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में जो हमें वो टाइम निकालना है जिस टाइम के ऊपर इंपल्स की वैल्यू -60 आ जाए। इंपल्स की वैल्यू -60 का मतलब है कि जो एरिया है, ये एरिया आपका -60 आना चाहिए। अब एरिया -60 का क्या मतलब है, हमारा माइनस साइन का कन्वेंशन होता था कि कोई भी एरिया अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे होता था तो हम उसको नेगेटिव बोलते थे। तो ध्यान से देखो कि शुरू में अगर आप देखो तो एरिया माइनस होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। शुरू में तो एरिया बढ़िया पॉजिटिव है, लेकिन जैसे जैसे ये ग्राफ आगे चलता जाएगा वैसे वैसे ये खूब सारा नेगेटिव एरिया इसके अंदर जुड़ता जाएगा। तो जब ये नीचे वाला नेगेटिव एरिया इतना ज्यादा हो जाएगा कि ऊपर वाले को मिला के, नीचे वाले से और ऊपर वाले को मिला के टोटल अगर -60 आ जाए, वो हमें वो टाइम अपने को चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहले एक काम करो, ऊपर वाले एरिया को निकाल लो। ऊपर वाला एरिया हो जाएगा आपका हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 4 इंटू 10, ये आप कर दो तो ये हो जाएगा आपका 20 यूनिट्स। और जो नीचे वाला एरिया है उसको और इसको मिला के आपका -60 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली नीचे वाला एरिया जब 80 हो जाएगा तो -80 प्लस 20 करोगे तो आपको -60 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको वो टाइम चाहिए जिस टाइम में आपका ये नीचे वाला ग्रीन वाला जो एरिया मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये एरिया का मैग्नीट्यूड 80 हो जाए। अब ये 80 कब होगा वो देखते हैं। 80 करने के लिए हमें क्या करना होगा देखते हैं। देखो हमें पता है कि जो ये वाला एरिया है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से ही शेड कर देता हूँ, ग्रीन भी कर देता हूँ इसको। मान लो ये एरिया जो भी होगा, इस एरिया को देखो, ये एरिया हो जाएगा 80 और दिस विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, मान लेते हैं सपोज कि ये टाइम हो जाता है t। ठीक है, अगर ये टाइम कोऑर्डिनेट t है तो जो ये बेस होगा आपका, ग्रीन लाइन जो अभी मैं बना रहा हूं, ये ग्रीन लाइन जो बेस होगा, ये बेस हो जाएगा आपका t-4। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस विल बी दिस थिंग, और हाइट अभी पता नहीं, इसको एक सेकेंड के लिए मैं h ही लिख देता हूं सपोज। अब ये हाइट हम किस तरीके से निकालेंगे आप देख लो। हाइट निकालने का सबसे सही तरीका ये है कि आप इस एंगल को एक सेकेंड के लिए थीटा बोल दो, तो यू कैन इजीली सी दैट tan थीटा, इनफैक्ट लेफ्ट साइड में जो रफ वर्क था ये हटा देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यू विल सी दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय t-4, ये बोल सकते हो। ठीक है, और फर्दर देखो कि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा तो सेम ही है, तो tan थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10 डिवाइडेड बाय 2, तो tan थीटा इज ऑल्सो 10/2 विच इज 5। तो जो h हमें नहीं मिल रहा था वो h हो जाएगा अपने पास 5 इंटू t-4, ये हो जाएगा आपके पास h। इसको आप अपनी इक्वेशन में पुट कर दो राइट हैंड साइड में, तो 80 इज इक्वल टू हाफ इंटू t-4 इंटू h इज 5 इंटू t-4। सो दिस विल बी लाइक 160 डिवाइडेड बाय 5 is t-4 का होल स्क्वायर, एंड यू कैन इजिली सॉल्व इट। यू कैन सी कि बस इसमें t निकालना है, तो दोनों साइड में रूट लेके आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करके बड़े आराम से आपको ये छोटा सा रिजल्ट मिल जाएगा।
तो ध्यान रखना, बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहता है तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है वो इंपल्स के बराबर होता है, और एज यूजुअल अगर वो एरिया ऊपर होता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे होता है तो उस एरिया को हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये तो सबसे पहले हमने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन देख ली है इंपल्स की। चलो भाई और आगे चलते हैं। इंपल्स की डेफिनेशन देखने के बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। याद करो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि जैसे वर्क करने का मतलब एनर्जी देना होता था, वैसे ही मैं कुछ ऐसी बात कर रहा था कि इंपल्स देने का मतलब होता है मोमेंटम देना। अब इस स्टेटमेंट को जरा एक बार फॉर्मली देख लेते हैं, इसको प्रूव भी कर लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक थ्योरम होती है जिसका नाम होता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सुनने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल वैसी होती है जैसे हमने देखी थी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही इंपल्स गिवन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। कुछ इस तरह की इक्वेशन हम निकालने वाले हैं और इसको हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलेंगे। और जितनी इंपॉर्टेंट आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम थी पिछले चैप्टर में, उससे कम से कम 2 या 3 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो देखो क्या थ्योरम होती है जरा देखते हैं। सी सबसे पहले तो देखो, दुनिया की कोई भी मैकेनिक्स की थ्योरम हो अल्टीमेटली तो वो न्यूटन के 2-3 जो लॉज होते हैं वहीं से आती है। तो अल्टीमेटली स्टार्ट तो हम यहीं से करेंगे कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है, मास है इसका m, सब कुछ मिला दो तो इसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा है मान लो इतना। अब ध्यान से देखो कि मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाने वाला हूं, तो न्यूटन सेकंड लॉ बड़े क्लियरली बोलता है दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं कि किसी भी फोर्स को ma से इक्वेट कर देंगे, नेट फोर्स होना चाहिए। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अब बस इतना करो कि एक्सेलरेशन को आप लिख दो dv बाई dt ऐसे। और अब जरा dt को दूसरे साइड में लेके जाओ, तो यू विल हैव दिस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय dt विल बी इक्वल टू m इंटू dv। और दोनों साइड अब आप इंटीग्रेट कर दो, या एक काम करो, इंटीग्रेट करने से पहले ये मास को जरा अंदर ले जाओ। तो d के अंदर अगर आप चाहो तो mv कर सकते हो। भाई एक पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट ही रहता है, गायब तो हो नहीं जाएगा मास उसका। तो देयरफॉर m को अगर आप अंदर ले जाओगे तो ये चीज हो जाती है dp। तो देयरफॉर यू कैन सी कि नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dt इक्वल टू दिस। अब आप दोनों साइड लगा दो इंटीग्रल साइन। ध्यान रखना कि न्यूटन सेकंड लॉ वाज वैलिड फॉर अ पार्टिकल, तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए हम इंटीग्रेट करते करते आगे चल रहे हैं। और अब हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में है इंटीग्रल एफ डी टी। इंटीग्रल एफ डी टी इज नथिंग बट नेट इम्पल्स। तो दिस इज आई नेट received by the particle and this is equal to integral dp. Now integral dp is nothing but p final minus p initial। इसको अगर आप इनिशियल टू फाइनल की लिमिट्स रख के इंटीग्रेट कर देते हो तो इंटीग्रल dp इज नथिंग बट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देयरफॉर आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी बढ़िया सी थ्योरम आ जाती है कि किसी भी पार्टिकल को अगर आप इंपल्स देते हो आई, तो जितनी इंपल्स आप दोगे उतना ही उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होने वाला है। और ये जो सिस्टम है, ये जो हमने रिजल्ट डिराइव किया है, ये हमने एक पार्टिकल के लिए डिराइव किया है वैसे तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन हमें पता है कि इसी इक्वेशन को अगर आप ए की जगह ACM रख दोगे तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी इक्वेशन चल जाती है। तो अगर आप ए की जगह ACM रख के अगर आप इस डेरिवेशन को रिपीट करोगे तो बड़े आराम से आप बोल सकते हो कि ये जो रिजल्ट है ये खाली एक पार्टिकल के लिए एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी 100% चलेगा। तो देयरफॉर किसी भी सिस्टम के ऊपर हम ये रिजल्ट लगा सकते हैं कि जितनी आप दोगे उसको इंपल्स, उतना उसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और ये जो सिंपल सी थ्योरम है, इस थ्योरम को ये लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। और जो शुरू में मैं बात कर रहा था कि डेफिनेशन कई जगहों पे उल्टा दे देते हैं, वो यहाँ पे भी होता है। जैसे मैंने कई गाइड्स में देखा है कि वो इंपल्स की डेफिनेशन ही दे देते हैं। ये कहते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंपल्स, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज इंपल्स। नो, दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ये तो वैसे ही हो गया जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं आपसे वर्क की डेफिनेशन पूछता हूं और आप कहते हो कि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू इज डिफाइंड एज वर्क। दैट इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। वर्क की डेफिनेशन थी इंटीग्रल ऑफ डॉट डीएल, और उससे हम आगे चल के प्रूव करते हैं
कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसका नाम होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। सिमिलरली ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट वर्क एनर्जी थ्योरम की तरह इस रिजल्ट का नाम है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ये इंपल्स की डेफिनेशन नहीं है, इंपल्स की डेफिनेशन तो वही थी, इंटीग्रल एफ डी टी इज नोन एज इंपल्स गिवन बाय अ फोर्स टू अ सिस्टम, और उससे हम आगे प्रूव करते हैं कि इंपल्स आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो देखो, अगर मान लो किसी ने गलती से इंपल्स की ये वाली डेफिनेशन भी लिख दी है तो गलत नहीं है डेफिनेशन, मतलब टेक्निकली तो गलत है लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा। बट फिर भी इट इज ऑलवेज बेटर की चीजें, कोर कंसेप्ट अपने बिल्कुल सही स्ट्रेट रखे जाए। तो ये आपके पास आ जाती है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब आगे चलेंगे और आगे चल के थोड़ा बहुत इस इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को अप्लाई करना सीखते हैं। जैसे अभी देखो, मान लो सपोज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं कि मेरे पास एक, मान लो सपोज एक बॉल है और बॉल के साथ साथ मेरे पास एक वॉल है, ठीक है, राइमिंग हो रही है। तो एक बॉल को मान लो मैं रोल करता हूं, इस बॉल का मास है कुछ तो भी, मान लो सपोज लेट अस से भारी बॉल है 2 kg, इसको मान लो मैं 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे भेजता हूं। ये बॉल दीवार से टकराती है, टकरा के वापस आ जाती है। नाउ सी यू नो वेरी वेल कि मोस्टली ज्यादातर चीजें टकरा के जब वापस आती है तो थोड़ी स्पीड इनकी कम हो जाती है। तो मान लेते हैं कि जब ये बॉल वापस आ रही है तो इसकी स्पीड बचती है खाली 6 मीटर्स पर सेकेंड। अब मान लो मैं आपको क्वेश्चन ये पूछता हूं दैट व्हाट इज द इंपल्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन द पार्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन ये है दैट व्हाट इज द इंपल्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन द बॉल। ये मान लो अपना क्वेश्चन है, ये अपने को निकालना है। अब आप देखो कि इंपल्स की डेफिनेशन से नहीं निकाल सकते, बिकॉज इंपल्स की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रल एफ डी टी। अब आप देखो कि जब ये पार्टिकल, जब ये बॉल दीवार से टकराया था, उस टाइम पे मतलब टक्कर होने और वापस होने में जितनी देर ये दीवार के साथ कांटेक्ट में था, दैट टाइम विल बी वेरी वेरी स्मॉल। अब उस जरा से टाइम में दीवार ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, कैसे लगाया, उसका इंटीग्रल निकालना ये सब तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमें ये तो पता ही नहीं है कि दीवार फोर्स कितना लगा रही है। तो इंटीग्रल एफ डी टी से यहां पे इंपल्स निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आती है तो आप आराम से बोल सकते हो कि भाई ठीक है, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया है खाली दीवार ने, ग्राउंड तो में हम फ्रिक्शनलेस मान ही लेते हैं, तो इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया है खाली दीवार ने, तो इसका मतलब है इंपल्स भी खाली दीवार लगाएगी और नेट इंपल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। तो एक काम करते हैं कि अगर मान लो एक सेकंड के लिए मैं ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेता हूं लेफ्ट वाले डायरेक्शन को, तो आई कैन से डेफिनेटली कि इस पार्टिकल का जो फाइनल लीनियर मोमेंटम है ये हो जाएगा 6 मीटर्स पर सेकेंड इंटू 2 kg, ये हो जाएगा +12, और इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम अब माइनस डायरेक्शन में होगा तो इट विल बी -10 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट विल बी -20। ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम था और वो फाइनल मोमेंटम है, तो ऑब्वियसली यू कैन से कि इसका जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल करोगे तो 12 माइनस -20 दैट मींस 12 प्लस 20 दैट इज 32। चेंज इन मोमेंटम इस पार्टिकल का आ जाएगा 32, और चेंज इन मोमेंटम अगर 32 है तो इसका मतलब है कि कोलिजन के दौरान, दीवार से टकराने के दौरान इसके ऊपर जो नेट इंपल्स लगी है ये है 32 SI यूनिट्स, और ये अगर दीवार नहीं लगाई और कोई तो लगा नहीं रहा है तो दीवार नहीं लगाई होगी, तो इसका मतलब है कि वॉल ने इस पार्टिकल के ऊपर 32 SI यूनिट्स की न्यूटन सेकेंड की इंपल्स लगाई है। तो फायदा यह है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का कि बहुत सारे फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको एग्जैक्टली फोर्स कितना लग रहा है ये पता नहीं होता, लेकिन ये जरूर पता होता है कि भाई आने की वेलोसिटी कितनी थी और जाने की वेलोसिटी कितनी थी। बड़े आराम से आप देख सकते हो घर में भी, अगर मान लो एक बॉल लेते हो और उसको ग्राउंड पे ऐसे छोड़ देते हो तो ग्राउंड से टकरा के ऊपर आएगा। अब टक्कर के जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी थी, टक्कर के जस्ट बाद कितनी वेलोसिटी थी, दैट कैन बी मेजर्ड। लेकिन ग्राउंड के साथ जब इसका कोलिजन होता है तो वो जरा सा जो 1-2 नैनो सेकेंड्स का टाइम होता है, उस टाइम के अंदर कितना फोर्स लग रहा था, क्या लग रहा था, वो मेजर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको इंपल्स निकालना है तो बड़े आराम से, अगर आपको इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पता है
तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपको बड़े आराम से इम्पल्स की वैल्यू दे सकती है। और देखो और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल बना लेते हैं। मान लो सपोज मैंने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, ठीक है, 10 kg का एक पार्टिकल है, मान लो इसको हमने ड्रॉप किया और ड्रॉप करते 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 चलता जाता है और मान लो चलते चलते मान लो सपोज उसको 20 सेकंड बीत जाते हैं। अब आप देख लो किसी भी चीज को ड्रॉप करोगे तो 20 सेकंड में तो ये काफी अच्छी खासी वेलोसिटी डेवलप कर लेगा, लेकिन मान लो अपना जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी हम मेजर करते हैं और 20 सेकंड बाद मुझे मिलता है कि यार इसकी वेलोसिटी है अभी 50 मीटर्स पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी डेवलप हो गई है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि इस सिचुएशन में हमें ये निकालना है कि इन 20 सेकंड के दौरान एयर रेजिस्टेंस ने इस पार्टिकल के ऊपर कितनी इंपल्स लगाई। ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द इंपल्स अप्लाइड बाय एयर रेजिस्टेंस ऑन द पार्टिकल इन दीज 20 सेकंड्स ऑफ फॉलिंग। अब आप देखो यहां पे भी आप देखो कि इंपल्स की अगर आप डेफिनेशन से जाते हो तो यहां पे काम नहीं हो पाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको बताया ही नहीं है कि एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कितना है। भाई एयर रेजिस्टेंस का फोर्स आपने सुना होगा कि कुछ वेलोसिटी वगैरह पे डिपेंड करता है, लेकिन वो क्या होता है कैसे होता है कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में। तो इस अप्रोच से जाओगे तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन हाँ ये अगर आप देखते हो दैट नेट इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इससे आपका काम 100% हो जाएगा। राइट हैंड साइड इसका कैलकुलेट कर लो पहले। चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो जाता है फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अब फाइनल लीनियर मोमेंटम है 10 इंटू 50, तो 10 इंटू 50 और इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो था आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम 500 यूनिट्स हो जाएगा आपका डेल्टा पी। ठीक है, और नेट इंपल्स में अब आप देखो कि जब ये पार्टिकल गिर रहा है तो उसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एक अगर आप देखोगे तो mg लग रहा है और दूसरा लग रहा है एयर रेजिस्टेंस। अब यही दो फोर्सेस अगर है तो इन्हीं दोनों की इंपल्सेस होंगी, तो नेट इंपल्स के ऊपर अंदर एक ग्रेविटी की इंपल्स होगी और एक एयर रेजिस्टेंस की इंपल्स होगी। और ग्रेविटी की इंपल्स हो जाएगी सिंपली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एयर रेजिस्टेंस की हमें पता नहीं है, लेकिन अब आप देख लो कि एयर रेजिस्टेंस की इंपल्स हमें इनडायरेक्टली इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से बिल्कुल 100% मिल जाएगी। सो लेट मी जस्ट फिनिश द कैलकुलेशंस। mg अगर आप देखोगे, g हम हमेशा की तरह 10 ले लेते हैं, तो mg अगर आप देखोगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा और टाइम टेकन है 20 सेकेंड का। सो दिस थिंग प्लस इंपल्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, दिस विल बी इक्वल टू 500। सो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट, यू कैन सी कि इंपल्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस विल बी 500 माइनस 2000 एंड दैट्स बिग। एयर रेजिस्टेंस काफी मोमेंटम खा गई है, काफी एनर्जी भी खा गई होगी करस्पॉन्डिंगली, तो यू कैन सी कि एयर रेजिस्टेंस की इंपल्स हो जाती है -1500। और अगेन अगर कोई चीज की इंपल्स पॉजिटिव आ रही है तो उसका मतलब है कि उसने आपको मोमेंटम दिया है, और अगर उसकी इंपल्स नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि उसने आपसे लीनियर मोमेंटम ले लिया है। तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ऊपर लगता है, फोर्सेस का मोशन को रोकने की कोशिश करता है, इसीलिए यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आ रहा है। और यूनिट्स हमें पता ही है, फोर्स इंटू टाइम की यूनिट्स होती है, तो इसको आप न्यूटन सेकेंड तो बोल ही सकते हो, दैट विल बी दी यूनिट्स ऑफ इंपल्स। तो यू कैन सी कि इस तरीके से इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज करके ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आप आराम से हैंडल कर सकते हो। और आगे चलते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल देख लो। पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप इसको DIY प्रॉब्लम भी बना सकते हो। आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है, तो आंसर आप मैच भी कर सकते हो अपना। बाकी देखते हैं, क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि मेरे पास एक पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से सर्कुलर मोशन कर रहा है वगैरह वगैरह। पार्टिकल का आप देख लो मास भी दिया हुआ है, और अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड v से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है इसके ऊपर, ये सेंट्रिपिटल फोर्स इसको कितनी इंपल्स देगा इन द टाइम इंटरवल। जब ये 60 डिग्री रोटेट करता है उतने टाइम में इसको सेंट्रिपिटल फोर्स कितनी इंपल्स देगा। अब ध्यान से देखो कि हमें पता है कि जैसे किसी थ्रेड वेड में बांध के पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन करवाते हैं, तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के ऊपर जो ये वाला फोर्स लग रहा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट फोर्स लगता है वही अल्टीमेटली सेंटर की तरफ होता है, उसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। जैसे अगर आप थ्रेड के अंदर पत्थर को बांध के घुमा रहे हो तो थ्रेड का जो टेंशन होगा वो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स इसको कितनी इंपल्स देगा।
अब देख लो सेंट्रिपिटल फोर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो mv²/r, लेकिन इसका डायरेक्शन आप ध्यान से देखो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो अगर आप इंपल्स में डेफिनेशन से जाते हो, इंटीग्रल एफ डी टी करने की कोशिश करते हो, तो आपको अनफॉर्चुनेटली इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज एफ वेक्टर का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो हम इंटीग्रल एफ डी टी करके बिल्कुल इंपल्स नहीं निकालने वाले, हम तो लगाएंगे इसमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। हम सिंपली बोलेंगे कि भाई इंपल्स निकालनी है तो इंपल्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब आप देख लो कि दैट मीन्स मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों v और v है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो आपको इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस निकालना होगा एंड यू कैन इजीली सी कि अगर 60 डिग्री पार्टिकल रोटेट हुआ है तो ये वाला v वेक्टर और ये वाला v वेक्टर, अब वेक्टर की दुनिया में हम वापस चलते हैं, ये दोनों v वेक्टर्स के बीच में एंगल तो 60 डिग्री होगा। तो अगर मान लो सपोज ये दोनों v वेक्टर्स को मैं बना देता हूं इस तरीके से, ये इनिशियल था ये फाइनल था, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए मैंने इनिशियल फाइनल अलग अलग लिख दिया है। इनके बीच में अगर एंगल 60 डिग्रीज है तो आप खुद ही देख लो कि अगर आपको इनका सम चाहिए तो अलग फॉर्मूला लगा दोगे, डिफरेंस चाहिए तो वो माइनस साइन के साथ लगा दोगे, और इनका डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता ही है कि ये हो जाएगा a² + b² माइनस 2ab cos 60 √। ये दोनों का वेक्टर डिफरेंस हो जाएगा विच यू कैन इजीली कैलकुलेट। ये सब कुछ खेल खाल के फाइनली v आती है इसकी वैल्यू। तो देयरफॉर यू कैन सी कि जो नेट इंपल्स होगी वो आ जाएगी मास इनटू वेलोसिटी v। मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो इंपल्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो m इनटू v आ जाएगा। यू कैन इजीली सी द इंपॉर्टेंस ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बिकॉज बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें फोर्स पता ही नहीं होता है या फोर्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है, वेरिएबल होता है, तो वहां पे इधर उधर करने की बजाय हम इस तरीके से इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा के इंपल्स निकाल सकते हैं। और यहाँ तो अभी हम बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स देख रहे हैं, आगे चल के देखना इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की इंपॉर्टेंस तो बहुत बड़ी होती है और बहुत कुछ करेंगे हम इसमें, लेकिन शुरू में ये इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल्स हैं कुछ, और एक छोटी सी DIY प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है, एक ही DIY प्रॉब्लम दे रहा हूं यहाँ पे अभी। तो इसको जरा आप एक बार वीडियो पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर मैंने यही नीचे दे रखा है, इसको आप एक बार मैच करके देख लो। चलो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की और एप्लीकेशंस देखने से सबसे पहले थोड़े से इसके कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इससे रिलेटेड, वो भी एक बार देख लेते हैं। सी यू कैन हैव अ लुक एट द स्क्रीन। सबसे पहला पॉइंट आप देखो कि पहला पॉइंट तो बड़ा सिंपल सा है कि इंपल्स अप्लाइड बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर। ध्यान से देखो, लीनियर मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है, वर्क डन रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। जितनी चीजें हमने देखी आज तक, ये ज्यादातर चीजें अनफॉर्चुनेटली रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन इंपल्स एक ऐसा बहादुर है जो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बिकॉज आप ये देखो कि इंपल्स की डेफिनेशन रफली स्पीकिंग होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब आप देख लो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ना तो टाइम रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है और ना ही फोर्स रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों क्वांटिटीज रेफरेंस फ्रेम के इंडिपेंडेंट होती हैं, तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो वो भी रेफरेंस फ्रेम के इंडिपेंडेंट होगा। तो ये एक छोटी सी बात है कि ध्यान रखना, बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करती है, इंपल्स उनमें से एक चीज है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट भी देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ठीक है, ये जरूर माना कि इंपल्स रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन दूसरे पॉइंट में मैं ये बोल रहा हूं कि जो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है ये सिर्फ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के अंदर वैलिड होती है, विच इज काइंड ऑफ ऑब्वियस बिकॉज आप देखो पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वैलिड है, बिकॉज न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो कोर लॉ है F = ma, दैट इज ओनली वैलिड इन एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो ऑब्वियसली अगर वहां से हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम डिराइव करी तो ये थ्योरम भी आपकी 100% खाली इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वैलिड होगी। इन अदर वर्ड्स इंपल्स इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। अगर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं तो इसमें 3 टर्म्स होते हैं 1, 2 और 3। ये तीनों टर्म्स
ऐसे बंदे के रिस्पेक्ट में निकालने हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या तो स्टेशनरी हो, मतलब अगर आप तीनों को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तीनों को अगर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाले बंदे के रिस्पेक्ट में निकालोगे तभी आपकी ये थ्योरम वैलिड होगी। नोट केयरफुली कि इंपल्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जरूर रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। इस वजह से अगर एक एक्सेलरेटेड बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम गड़बड़ करेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर एक एक्सेलरेटेड बंदा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाना चाहे तो बिल्कुल लगा सकता है, बस उसको जो सूडो फोर्स होगा वो अगर सूडो फोर्स की इंपल्स को और कंसिडर कर ले तो एक एक्सेलरेटेड बंदा भी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकता है। बट अदरवाइज उसको अगर आप नहीं कंसिडर करते हो तो न्यूटन सेकंड लॉ की तरह ये थ्योरम भी खाली इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वैलिड होगी। और इस पॉइंट का कोई हम बहुत ज्यादा शुरू में यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं कुछ क्रूशियल जगहों पे कुछ खास प्रॉब्लम में खास केस में एकदम से यूज हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो 99.99% प्रॉब्लम्स में यूज नहीं होंगे, लेकिन जहां यूज होंगे वहां पे बड़े जबरदस्त तरीके से यूज होंगे और एक बहुत बढ़िया किसी ना किसी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में ये चीजें यूज होती है। और आगे देखो, ये थर्ड पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे आप ये देखो कि हमने देखा था न्यूटन थर्ड लॉ कहता है FAB इक्वल टू माइनस FBA, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स के बारे में तो ये बोलता है, तो फोर्स के लिए तो ये चीज वैलिड है, FAB इक्वल टू माइनस FBA। लेकिन हमने ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी थी वर्क एनर्जी थ्योरम में कि ये जो सिंपल सा रूल है ये हर जगह नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि फोर्स के लिए वैलिड है तो फिजिक्स में हर चीज के लिए लगा दोगे। हमने देखा था फॉर एग्जांपल वर्क के लिए वैलिड नहीं था। अगर ए और बी दो चीजें हैं, ए ने बी के ऊपर वर्क किया है 10 जूल तो बी ए के ऊपर माइनस 10 जूल वर्क करेगा, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं था। तो WAB और WBA के बीच में इस तरह का कोई भी रिलेशन नहीं होता था। लेकिन इंपल्स में ये चीज वापस आ गई है, बिकॉज आप देख लो कि इंपल्स डायरेक्टली फोर्स से रिलेटेड है। तो इंपल्स के केस में ये चीज बिल्कुल वैलिड होती है कि अगर दो बंदे हैं, मैंने इसके ऊपर इंपल्स लगाई है I, तो ये मेरे ऊपर सेम टाइम में पलट के माइनस I इंपल्स लगाएगा, ये 100% वैलिड होता है। और इसका हम खूब यूज करने वाले हैं अभी आगे चल के। और चाहो तो प्रूव भी कर लो, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, तो अगर A ने B के ऊपर फोर्स लगाया है F, तो B A के ऊपर फोर्स लगाएगा माइनस वेक्टर F, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ये भी कहता है कि जो एक्शन रिएक्शन होता है वो सेम टाइम पे भी लगता है। तो अगर मान लो A B के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है डेल्टा T टाइम तक, तो B A के ऊपर ये सेम फोर्स लगाएगा डेल्टा T टाइम तक। तो यू कैन इजीली सी कि ये इंपल्स और ये इंपल्स बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल 100% इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। तो ध्यान रखना कि न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्सेस के लिए वैलिड रहता है और उसी को सेम अगर आप कंटिन्यू कर दोगे तो इंपल्स के लिए भी वो चीज 100% चल जाएगी। लेकिन बहुत जगहों पे ये चीज नहीं चलती है। जैसे हम आगे चल के जब रोटेशन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि फोर्स का एक बड़ा भाई होता है टॉर्क। टॉर्क के लिए ये चीज नहीं चलती है। टॉर्क के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि टाउ AB टॉर्क अप्लाइड बाय A ऑन B इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड बाय B ऑन A। चलो लेट मी नॉट स्केयर यू, बिकॉज अभी हमने टॉर्क की बात करी नहीं है। बस मैं इतनी चीज बोल रहा हूं आपको कि इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत ले लेना कि जैसा मैंने तेरे साथ किया वैसे ही फिर तू मेरे साथ भी करेगा। ये चीज आपकी जो है, ये हो सकता है कि लॉ ऑफ कर्मा टाइप सुनने में बड़ी अच्छी लगती हो, लेकिन ये वर्क में टॉर्क में कई जगहों पे ये चीज नहीं चलती है। लेकिन फोर्स के अंदर, इंपल्स के अंदर ये चीज आपकी 100% चलती है। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स। और देखो, और आगे एक दो पॉइंट्स और भी हैं। जैसे ये पॉइंट आप देख लो, ये पॉइंट एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है बट मैं इसको मेंशन जरूर कर देता हूं। ध्यान से देखो, हमने पूरी इंपल्स की डेफिनेशन में ऐसी कोई बात नहीं करी है कि खाली अगर एक सडन और लार्ज फोर्स है वही इंपल्स लगा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक लोकल गाइड्स में इस तरह की बात होती है कि सडन और लार्ज फोर्सेस ही इंपल्स लगा सकते हैं, बाकी लोग नहीं लगाएंगे। लेकिन ऐसा कोई फंडा नहीं होता है डेफिनेशन में। अगर एक सिंपल सा mg फोर्स है, जो एक सिंपल सा फोर्स है, कोई लार्ज वार्ज नहीं, और वो भी अगर मान लो 10 20 30 घंटे लगता रहेगा तो वो अच्छी खासी इंपल्स बना देगा। हाँ, ये जरूर है कि इंपल्स की आगे चल के एक खास टाइप की प्रॉब्लम्स होती है जिसमें सडन लार्ज फोर्सेस की कुछ अलग से इंपॉर्टेंस होती है, तो वो हम देखेंगे जरूर। लेकिन
डेफिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर एक लार्ज फोर्स होगा और वो सडन होगा तभी वो इंपल्स लगाएगा और वो शॉर्ट टाइम के लिए भी लगना चाहिए, इस तरह की ऐसी कोई बात डेफिनेशन के अंदर नहीं होती है, ये बात है। और ये जो मैं अभी बोल रहा था इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर कि कुछ जरूर एज आई सेड कि कुछ खास फोर्सेस ऐसे जरूर होते हैं जिनका जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगते हैं और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में जिनकी सडनली लार्ज वैल्यू होती है। जैसे अगर मान लो एक बॉल आ रही है और बॉल को अगर मान लो आप बैट से हिट करते हो तो बैट बॉल के ऊपर एक सडन फोर्स लगाएगा जो कि लार्ज होगा और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगेगा। इस तरह का जो फोर्स होता है, इस तरह के फोर्सेस की एक खास एप्लीकेशन होती है आगे चल के, और इस तरह के फोर्सेस को हम कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस जरूर देने वाले हैं, इनको हम इंपल्सिव फोर्सेस बोलेंगे। लेकिन यह ध्यान रखना है इन दोनों पॉइंट्स को मिक्स नहीं करना है। इंपल्स की डेफिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाली इंपल्सिव फोर्सेस इंपल्स लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिंपल फोर्सेस भी इंपल्स लगा सकते हैं, लेकिन हिटिंग के दौरान या किसी थ्रेड से अगर आप किसी चीज को पकड़ के एकदम झटके के साथ खींचते हो तो थ्रेड का टेंशन जो है वो एक सडन लार्ज फोर्स लगा सकता है। इस तरह के फोर्सेस को हम इंपल्सिव फोर्सेस बोलेंगे जरूर, लेकिन इनकी बस खाली कुछ खास एप्लीकेशन होती है, इसलिए हम इनको अलग से इंपल्सिव फोर्सेस बोल रहे हैं। सो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स जो आपको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम और इंपल्स के बारे में पता होने चाहिए। और इसके आगे अब आगे चलते हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम मोर थिंग्स। जैसे हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। सी वीडियो एक बार चाहे तो पॉज कर दो, पढ़ लो क्वेश्चन को। छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है इंपल्स मोमेंटम का, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन में भी। सी इसमें ये बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक गन है, मशीन गन टाइप की गन है अपने पास, मान लो सपोज AK-47 आ गई है और देश की रक्षा करने हम निकल पड़े हैं। अभी अपनी जो गन है ये 600 बुलेट्स फायर कर रही है 1 मिनट में। और 600 बुलेट्स पर मिनट इज ह्यूज, दैट्स अ नाइस गन। और मास ऑफ ईच बुलेट आपको दिया है, इनिशियल वेलोसिटी आपको हर बुलेट की दी है। और अब ये है कि आपका काम ये है एज अ सिपाही कि आपको उस गन को होल्ड करके रखना है, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि अगर गन इतनी सारी बुलेट्स पर सेकंड फायर करेगी तो अच्छा तो बहुत लगेगा यार, चलो इतनी जबरदस्त फायरिंग हो रही है, लेकिन उतना ज्यादा आपको रिकॉइल भी हैंडल करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि एज अ सिपाही आपको कितना, एज अ सोल्जर आपको कितना फोर्स लगा के इस गन को होल्ड करना पड़ेगा। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, हम अपना इंपल्स मोमेंटम वगैरह सब लगा देते हैं। यू कैन सी कि अगर मान लो सपोज लेट अस से कि मैं 1 सेकेंड की बात देखता हूं, तो 1 सेकेंड में देखते हैं अगर 600 बुलेट फायर हो रही हैं 60 सेकेंड्स में, तो 1 सेकेंड में अगर आप देखोगे तो 600 बाय 60 बोले तो 10 बुलेट्स फायर होनी चाहिए। अब 10 बुलेट्स में मास कितना हो जाएगा, एक बुलेट का मास है 4 ग्राम, तो मास आपके पास आ जाएगा 40 ग्राम्स। ठीक है, दैट इज 40 इंटू 10⁻³ kg। तो जो अपनी मशीन गन है वो 40 इंटू 10⁻³ kg का मास लेती है और इस मास को ये आगे फेंक देती है 500 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। तो इसका जो मोमेंटम आएगा, ये मोमेंटम आपके पास आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, सो दैट इज लाइक 40 इंटू 10⁻³ इंटू 500। ठीक है, अब ये 0 0 सब काट देते हैं 10⁻³ से, तो 4 इंटू 5 बोले तो 20 आपके पास आ जाता है, 20 SI यूनिट्स आपके पास मोमेंटम हो जाता है। तो जो मशीन गन है वो बुलेट्स को 20 SI यूनिट्स का मोमेंटम दे रही है 1 सेकेंड में। एंड यू नो वेरी वेल कि मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एसेंशियली फोर्स। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि मोमेंटम गिवन अपॉन टाइम टेकन, दैट इज मोमेंटम गिवन अपॉन टाइम टेकन, यानी कि इस प्रॉब्लम में 20 डिवाइडेड बाय 1 अगर आप करोगे तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगा। दिस इज द फोर्स दैट द मशीन गन इज अप्लाइंग ओवर बुलेट्स। और ऑब्वियसली अगर मशीन गन बुलेट्स के ऊपर ये फोर्स लगा रही है तो बुलेट्स मशीन गन के ऊपर एग्जैक्टली यही फोर्स लगाएंगी। और इसका मतलब है कि इसको काउंटर करने के लिए हमें एग्जैक्टली सेम फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो यू कैन इजीली सी कि हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे वो आ जाता है 20 न्यूटन्स, विच लकीली इज नॉट अ वेरी लार्ज फोर्स। तो सुनने में तो लग रहा था कि यार मतलब अगर इतनी खतरनाक मशीन गन को अपने को हैंडल करना है तो हमें बहुत सारे फोर्स को काउंटरएक्ट करना पड़ेगा, बट लकीली ऐसा होता नहीं है। 20 न्यूटन्स अगर आप देखो तो 20 न्यूटन्स का फोर्स लगाने का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 2 kg के ब्लॉक को उठाने में आपको जितना फोर्स लगाना होता है उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, विच इज क्वाइट ईजी एज सच। सो ऑल्दो अगेन प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि मशीन गन चलाना इतना आसान होगा, मैंने कभी चलाई नहीं है, लेकिन
मशीन गन चलाने में मोस्ट प्रोबेबली इससे ज्यादा फोर्स लगेगा। ये तो डेटा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, शायद ये जो 4 ग्राम्स दिया है इतनी हल्की बुलेट्स नहीं होती होंगी, आई डोंट नो। कोई मिलिट्री बैकग्राउंड में से आप में से तो ही एंड और शी कैन जज इट मोर प्रॉपरली, बट हमारी जो मशीन गन है उसका डिजाइन बहुत बढ़िया है। 600 बुलेट्स पर सेकंड फायर करेगी और वो भी तगड़ी स्पीड से, 500 मीटर्स पर सेकंड, तो मतलब साउंड की स्पीड से भी ज्यादा सुपरसोनिक स्पीड से बुलेट्स निकलेंगी, लेकिन फिर भी खाली 20 न्यूटन्स का फोर्स लगा के आप इसकी रिकॉइल को बीट कर सकते हो। सो दैट्स नाइस। और आगे देखो, एक छोटी सी मैंने बड़ी कंसेप्चुअल सी DIY प्रॉब्लम बना दी है और इसमें मैंने ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट्स कुछ एक डाल दिए इस तरीके के। सी आई वांटेड टू मेक श्योर कि आगे बढ़ने से पहले आपकी थ्योरी बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज इंपल्स मोमेंटम में या फिजिक्स में भी अगर आप देखोगे ओवरऑल तो थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। प्रॉब्लम्स तो हम खाली इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि थ्योरी के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाए, कहीं भी थोड़ी बहुत गड़बड़ छुपी हो तो वो थ्योरी, वो प्रॉब्लम्स से आप दो के थ्योरी क्लियर करते जाते हो। तो प्रॉब्लम्स आर जस्ट एसेंशियली यूज्ड फॉर वॉशिंग द थ्योरी, सो दैट की थ्योरी आपकी बिल्कुल चमक जाए और बिल्कुल साफ हो जाए। तो यहां पे भी ये जो 4-5 मैंने ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस दिए हैं, बड़े सिंपल से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार देखो और इनसे आपकी थ्योरी में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ होगा गड़बड़ तो वो सामने आ जाएगी और आप उसको क्लियर कर लोगे। एंड नाउ आई विल शो यू द आंसर्स। तो ये देख लो, सारे आंसर्स ट्रू और फॉल्स एक बार आप अच्छे से चेक करके देख लो। कुछ अगर इधर उधर हो गया है तो ये छोटी बात नहीं, अगर कहीं ट्रू का फॉल्स आपने बोल दिया है तो इट्स नॉट जस्ट वन ट्रू और फॉल्स दैट यू आर मिसिंग, यू माइट बी मिसिंग अ होल कंसेप्ट। तो अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ है तो उसको एक बार सीरियसली जाके देख लो, उसको क्लियर कर लो और क्लियर करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन इस पॉइंट तक हमने लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन देख ली है, हमने इंपल्स की डेफिनेशन देख ली और हमने थोड़ा बहुत एक इंपॉर्टेंट आइडिया देख लिया जिसको हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। इसके बाद और आगे चलते हैं। इसके बाद इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के ऊपर चलेंगे, विच इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सी द जनरल थ्योरम इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी द जनरल थ्योरम इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, लेकिन इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के डायरेक्ट एप्लीकेशंस फिजिक्स में उतने ज्यादा नहीं होते हैं। फिजिक्स में इफ यू आस्क मी लगभग 99% एप्लीकेशंस इसके होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, या कुछ कुछ वैसे ही है। जैसे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम देखा था, वर्क एनर्जी थ्योरम वाज द जनरल थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी उसकी सब्सिडरी थ्योरम होती थी, लेकिन क्वेश्चंस आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ज्यादा बनते थे। ऑल्दो वहां तो हमने देखा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम के भी हम ठीक ठाक क्वेश्चंस बना लेते थे। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े से कम बनेंगे, लेकिन वो थोड़े से और कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाके बनेंगे। लेकिन शुरू में हम सबसे पहले फोकस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। और ये वो सिचुएशन है वैसे जिसमें एक्सटर्नल इंपल्स जीरो होती है। इसी हमने देखा है अभी तक कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलती है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये होती है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक बड़ी सिंपल बात करता है कि भाई अगर हम ऐसा कोई सिस्टम ढूंढ लाते हैं जिसके ऊपर एक्सटर्नल इंपल्स नहीं लगती है तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगा, लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगा तो राइट हैंड साइड भी जीरो होगा। इसका मतलब है इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम सिस्टम के इक्वल होंगे और इसको ये लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लेट मी राइट डाउन द थिंग फर्स्ट। सो इफ एंड ओनली इफ I external on a system is equal to 0, the linear momentum of the system is conserved. ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ध्यान रखना कि एक्सटर्नल इंपल्स जीरो करने का भी तरीका सबसे सिंपल ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो, तब तो एक्सटर्नल इंपल्स 100% जीरो हो जाएगी, बिकॉज एक्सटर्नल इंपल्स क्या होती है, इंटीग्रल एफ डी टी। तो अब अगर एक्सटर्नल इंपल्स को अगर आप देखोगे आई एक्सटर्नल को, तो ये हो जाती है एक्सटर्नल फोर्स लो, dt से मल्टीप्लाई करो और इसे इंटीग्रेट कर दो, ये होती है एक्सटर्नल इंपल्स। अब अगर मान लो सपोज ये चीज जीरो हो जाती है तब तो डेफिनेटली एक्सटर्नल इंपल्स जीरो हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना ही एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे अगर मान लो कुछ एक आप इस तरीके के इंटीग्रल्स लेते हो, जैसे अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रल लेते हो मान लो, तो यू नो वेरी वेल कि साइन एक्स का इंटीग्रल अगर आप जीरो से लेके पाई तक देखोगे तो बिल्कुल जीरो नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अगर मान लो सपोज आप जीरो से लेके 2 पाई तक देखोगे तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। तो यू कैन इजीली सी कि किसी इंटीग्रल को जीरो करने के कई तरीके हो सकते हैं।
सबसे बेसिक तरीका तो ये होता है कि इसके अंदर की चीज को ही जीरो कर दो तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि अंदर की चीज ही जीरो, कई बार अंदर की चीज जीरो नहीं होती है तो भी घुमा फिरा के कभी कभी इंटीग्रल जीरो हो सकता है। तो ध्यान रखना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रॉपर स्टेटमेंट ये नहीं है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा देन एंड ओनली देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये स्टेटमेंट नहीं है। कई बार छोटे बच्चे होते हैं 9th में, उनको ज्यादा इंपल्स में हम नहीं फंसाना चाहते तो हम ये स्टेटमेंट देख के साइड हो जाते हैं। लेकिन 11th में आके वी हैव टू बी मोर रिग्रेस। तो यहां पे प्रॉपर स्टेटमेंट ये है कि एक्सटर्नल इंपल्स अगर जीरो है, दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ, अब इसका एक एस्पेक्ट जरूर है कि इसको जीरो करने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि आप एक्सटर्नल फोर्स को ही जीरो कर दो, लेकिन और ज्यादातर हम यही जीरो करने वाले, लेकिन कई सारे आप आगे देखना है कि ऐसे भी केसेस आएंगे जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना हो लेकिन उसको लगने की ड्यूरेशन बहुत स्मॉल हो, या कुछ और केसेस भी बन सकते हैं जिसमें इंपल्स जीरो होगी। बट मोस्टली हम शुरू में तो यही मान के चलेंगे कि इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन surely I external is zero and linear momentum initial is equal to linear momentum final। ये ज्यादातर 99% क्वेश्चंस में तो हम इसी लेवल तक रहने वाले हैं, लेकिन कहीं कहीं आप ध्यान रखना, जो मैंने बात करी है ध्यान रखना, हम आगे चल के कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे देखेंगे, केसेस जरूर ऐसे देखेंगे जहां एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगा लेकिन फिर भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, बिकॉज कंडीशन ये है कि ये इंटीग्रल टोटल जीरो होना चाहिए और उसको जीरो करने का सिर्फ एक तरीका यह है कि आप इसको जीरो कर दो। और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन जनरली उनका यूज कम ही होता है। तो सबसे पहले तो हम 99% केसेस के ऊपर फोकस करते हैं। अभी से लेके अगले काफी टाइम तक हम इस केस को देखने वाले हैं कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो होगा, ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने वाले हैं। ये हमारा आगे का गेम प्लान है। तो अभी समराइज कर देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अ सब्सिडरी थ्योरम फ्रॉम that comes from impulse momentum theorem। it says that कि अगर external impulse जीरो होगी तो linear momentum पक्का कंजर्व होगा, और उसके आगे थोड़ा सा और लूज कंडीशंस में जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तब 100% लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। लेकिन कुछ हमारे वी हैव टू कीप इट एट द बैक ऑफ आवर माइंड, कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां एक्सटर्नल फोर्स हो लेकिन कुछ दूसरी कंडीशंस लगा के हम इंपल्स जीरो कर देंगे और उसमें लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ध्यान से देखो दैट अवर इंजीनियर्स आर ब्रिलियंट बिकॉज इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत सारी ऐसे केसेस होते हैं जहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम में एक्चुअली जीरो होते हैं या बहुत स्मॉल होते हैं। जैसे अगर मान लो सपोज दो गाड़ियों का कोलिजन हो गया। अब आप देखो कि अगर एक गाड़ी रोड के ऊपर चलती है तो उसके ऊपर ग्राउंड से फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है, थोड़ी एयर रेजिस्टेंस भी लगती है, कई सारे फोर्सेस लगते हैं। लेकिन आप ये देखो कि जब इनका कोलिजन होता है तो कोलिजन के दौरान जो दो गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं वो बहुत बड़ा होगा, बिकॉज एकदम जरा से टाइम में दोनों गाड़ियों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर बहुत जबरदस्त फोर्स लगाएंगी। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और आपके एयर रेजिस्टेंस वगैरह कई बार नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो ये इन्होंने नोटिस किया कि ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है कि अगर दो चीजों का कोलिजन होता है तो कोलिजन के दौरान बाकी फोर्सेस के कंपैरिजन में ये छोटे मोटे फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं। आप इस जो कोलिजन के फोर्सेस होते हैं उनके कंपैरिजन में बाकी फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि, और फिर फर्दर देखा उन्होंने कि जो कोलिजन के फोर्सेस होते हैं वो तो भाई इंटरनल फोर्स हुए, और इंटरनल फोर्सेस को तो हमें काउंट करना ही नहीं है। तो सबसे पहले इंजीनियर्स ने नोटिस किया कि भाई जब कोलिजन होता है तो हम ये बोल सकते हैं दैट अप्रोक्सीमेटली एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एंड इफ अप्रोक्सीमेटली एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। तो जब ये सब बात पहली बार हुई तो सबसे पहले लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया। उसमें ऑब्जेक्शन क्या था, एक सजेशन था। उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, तुम्हारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पहले ही है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की नई इक्वेशंस बनाने की क्या जरूरत है। अगर दो गाड़ियां टकरा रही है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, आपको उससे भी रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप खुद ही सोच के देखो कि अगर दो चीजें कोलाइड करती हैं तो खुद ही सोच के देखो, फिजिक्स हटा दो, अगर कॉमन सेंस से भी देखो तो खुद ही सोच लो कि हीट हमेशा जनरेट होती है कुछ ना कुछ। एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती। बहुत सिंपल सी बात है कि इवन लेट्स से इफ यू आर क्लैपिंग में भी अगर आप देखो, मान लो सपोज कि आप कहीं स्कूल के फंक्शन में गए हो, किसी बंदे की परफॉर्मेंस जबरदस्त है, आप लगातार 2 मिनट तक क्लैप करते जाओगे तो हाथ गर्म हो जाएंगे। अब हाथ गर्म क्यों हो गए?
हाथ गर्म हो गए कोलिजन की वजह से, क्योंकि जनरली ज्यादातर केस में, प्रैक्टिकली लगभग हर केस में अगर कोई दो चीजें कोलाइड करती हैं तो कुछ एनर्जी हीट में जरूर कन्वर्ट होती है। अब वो कैसे होती है वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी हीट में जरूर कंजर्व होती है। और इंजीनियर्स ने ये देखा कि यार कोलिजन एक ऐसी चीज है, ऐसी सिचुएशन है जहां पे एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में, और जहां एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है वहां पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगा नहीं सकते। और इसी चक्कर में ढूंढते ढूंढते उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगी तो फिर क्या करा जाए। तो फिर ढूंढते ढूंढते उन्होंने कहा कि ठीक है, कोलिजन के केस में फिर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो ध्यान रखना कि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, अभी आने वाले होंगे, जिसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। जैसे कोलिजन, चलो एक केस हो गया, एक और मैं आपको केस दिखाता हूं कि मान लो सपोज लेट अस से कि आप लेट अस से किसी एक गाड़ी के ऊपर खड़े हो, एक मान लो कार्ट है किसी तरह की, जैसे सब्जी के ठेले वेले होते हैं ना, मान लो सपोज आप, डोंट आस्क मी कि आप उसके ऊपर क्यों खड़े हो, लेकिन मान लो आप उसके ऊपर खड़े हो और फिर उसके बाद आपको लगता है कि यार आपके अंदर सलमान खान की आत्मा आ गई और आप एकदम से उसके ऊपर ऐसे जंप कर जाते हो। तो अब यू कैन सी कि आप जंप करोगे, जब तक जंप नहीं करे हो तब तक आप भी स्टेशनरी हो और जो कार्ट है वो भी स्टेशनरी है। लेकिन अगर आप जंप कर जाते हो तो अपने पैर से आप कार्ट को पीछे धक्का दोगे, आप आगे जाओगे, कार्ट पीछे जाएगी, तो दोनों का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अब आप खुद ही देखो, इनिशियली एवरीथिंग वाज स्टेशनरी, लेकिन जंप के बाद अगर आप देखो तो आप भी मूव कर रहे हो, कार्ट भी मूव कर रही है, दोनों की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये एडअप ही होगी। तो यू कैन इजीली सी कि शुरू में काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी पूरे सिस्टम की जीरो थी, और जैसे ही आपने जंप किया वैसे ही एनर्जी आ गई सिस्टम में एकदम से, मैकेनिकल एनर्जी। और ये मैकेनिकल एनर्जी, ध्यान से देखो, किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके नहीं आई। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी हाइट से कार्ट के ऊपर गिरे और उस पोटेंशियल एनर्जी को लूज करके आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ऐसा नहीं है। या किसी कोई स्प्रिंग था जिसने आपको ये एनर्जी दे दी, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी बॉडी के अंदर जो मस्कुलर एनर्जी ग्लूकोज वूकोज के फॉर्म में स्टोर्ड थी, वो यूज करके आपने अल्टीमेटली ये एनर्जी जनरेट करी है। और वो जो ग्लूकोज वूकोज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड थी, वो डेफिनेटली मैकेनिकल एनर्जी तो नहीं थी। तो यहां पे भी देखो कि एक सिंपल सा एग्जांपल, जिसमें आप एक कार्ट के ऊपर से जंप कर रहे हो, यहां पे भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है। यहां पे उल्टा केस है कोलिजन का। कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी डिस्ट्रॉय होके हीट में कन्वर्ट हो रही थी। यहां पे अगर आप देखो तो आपके बॉडी के अंदर की कुछ केमिकल एनर्जी है ग्लूकोज वूकोज के फॉर्म में, जिसको यूज करके आप मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट कर रहे हो, ये बात है। तो आप जनरेट करो या लूज करो एनर्जी हीट के फॉर्म में, दोनों केसेस में आप देख लो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन तो वैलिड डेफिनेटली नहीं है। तो ध्यान रखना कि ये जो पूरा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का चैप्टर बिल्ड किया गया, इंपल्स मोमेंटम का जो चैप्टर बिल्ड किया इंजीनियर्स ने, ये इसी बेसिस पे बिल्ड किया है, स्पेशली इन प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए किया है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। और जहां कंजर्व होती है वो प्रॉब्लम तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे केसेस में, जैसे जंपिंग हो गई या कोलिजन हो गया, और भी केसेस आएंगे, इनमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। अब अगर वो नहीं कंजर्व होती है तो क्या कंजर्व होता है वो हम देखेंगे कि अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसमें हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। हालांकि अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मान लो सपोज हमने कोलिजन भी करवाया और कोलिजन करवाते करवाते उसमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं हुआ, उसमें एक्सटर्नल फोर्स भी हमने लगा दिए, then you are absolutely right, then the problem will become even more complicated। फिर उसको हम एनर्जी कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे भी नहीं सॉल्व कर सकते, उसके लिए फिर हम आगे चल के कुछ और थ्योरी डिवाइस करेंगे। लेकिन यहां पे हम ऐसी प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिकली देखेंगे जहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। और थोड़ा सा एक बार ये बेसिक देखने के बाद फिर हम ऐसे प्रॉब्लम्स का मिक्सचर भी देखेंगे जहां पे दोनों भी कंजर्व होते हैं, और उसके ऊपर हम और थोड़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट डिस्कवर करने की जरूरत क्या थी। जरूरत ये थी कि हर जगह एनर्जी कंजर्वेशन से काम नहीं चल रहा था, तो कुछ ऐसा चाहिए था जो कोलिजन वोलिजन के दौरान भी कंजर्व हो, और वो चीज लोगों ने ढूंढी, वो चीज थी लीनियर मोमेंटम। तो चलो, अब मैंने सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दिया है कि लीनियर मोमेंटम इंपल्स क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, एंड सो ऑन। और सबसे बड़ी चीज ये क्लियर कर दी है दैट व्हाट वाज द नीड फॉर डिस्कवरिंग दिस चैप्टर। और अब इसके बाद जरा हम आगे चलते हैं। अब हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की एप्लीकेशंस पे जाते हैं। अब हम रियल लाइफ में से एग्जांपल्स उठाएंगे जिसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, और देखेंगे कि उनको किस तरीके से इन एग्जांपल्स को या इस टाइप की प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाता है।